फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम आप लोगों के कुछ ही घंटों के बाद स्टार्ट होने वाला है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों का गणित, क्योंकि गणित के जो है इसमें 25 प्रश्न आने वाले हैं। और 25 जो है अगर आपको करना है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आप गणित में 25/25 करके आओगे, जो कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें टाइम भी आपको मैनेज करना पड़ता है और प्रश्नों को बहुत बहुत जो है बारीकी तरीके से समझना भी पड़ता है। तो सबसे कठिन जो सब्जेक्ट है मुझे लगता है गणित है। और कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सबसे बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन गणित के पूछे जाएंगे। और कम से कम आपको अ, यहाँ पे तो बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। 25/25 कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन के रास्ते आपको खोल देता है। तो मैं इस क्लास में जो आपके एग्जाम हॉल में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं उसी को यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो नया पैटर्न है उसके आधार पे हम प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी का नया जो सिलेबस है, ठीक है, 2026 वाला। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, बोर्ड मास सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है। इसमें जो है हमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। ठीक है, सिंपल तरीका है। जो व्यंजक दिया गया है इसको जो है हमें सरल करना है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दो। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक कर दोगे तो आप लोगों के लिए ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब जो है आप लोगों के जितने भी दिनों का एग्जाम बचा हुआ है, हर एक दिन के लिए हम स्पेशल क्लास यहाँ पे बना रहे हैं। और डेली क्लास सुबह शाम दोपहर में हो रहा है। तो हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा अगर आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे तो। ठीक है, यहाँ पे मुझे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग ही हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम भाग करते हैं। आपको पता है बोर्डमास के नियम में सबसे पहले भाग होता है, तो 5×9 = 45 गुणा 3 और 2 को जोड़िए, 3×2 = 5, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 12 है तो 12, फिर 6 है तो 6, 5×9 = 45, फिर जो है आप देखोगे 12 और माइनस और प्लस का 6। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्लस में है 45, 6 51। और 51 में से जब हम 12 को माइनस कर लेते हैं तो 51 में से 12 जाता है, कितना होता है? 51 में से आप 12 माइनस करोगे तो मुझे लगता है कि आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ये आएगा 39। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न हम लोगों के सामने है। और ये चैप्टर कहीं ना कहीं 2 प्रश्न आपको फिक्स कराता है। 25 क्वेश्चनों में से 2 से 3 प्रश्न तो आपको इसी चैप्टर से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से समझोगे हर एक प्रश्न को तो बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में इसके फायदे देखने को मिलेंगे। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? प्रश्न में हमें साफ साफ बोल दिया गया है और हम उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले भी हैं। इसमें कह रहा है कि भाई साहब मेरे पास कोई संख्या है जो कि मुझे पता नहीं है, पर उसके अगर 60% निकालेंगे और उसमें 60 घटा देंगे तो हमें 60 ही मिलने वाला है। ऐसा कौन सा संख्या है? तो मुझे तो पता नहीं है वह संख्या, तो हम मान लेंगे x और उसका निकालेंगे 60%, अर्थात 60/100। और इसी में से माइनस करेंगे 60, बराबर हमें प्राप्त होगा 60। इसने खुद कहा है इतना, हमने उतना ही काम किया। अब इसके आगे चलेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 6x बटा में हो यहाँ पे हो जाएगा 10, और बराबर यहाँ पे लिख लो। जब ये माइनस का 60 है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 60, अर्थात ये 60 और 60 जोड़ के आ जाएगा 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो ये 10 जो है इधर गुणा में आ जाएगा। अब ये 6 के पहाड़ में इसे काटोगे, 6×2 = 12, 20 हो जाएगा। 20 में 10 से गुणा करेंगे 200। हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो है हमारा 200 है। बहुत इजी तरीके से आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। टाइम भी आपको देखना पड़ता है। और एक बार अगर ये प्रश्न आपके सामने आ गए
तो आप भाग भी नहीं सकते हो, क्योंकि छोड़ोगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो बेहतर से बेहतर आपको स्कोर करना पड़ेगा, हर एक प्रश्न को जो है आपको सोल्व करना पड़ेगा। अनुपात और समानुपात से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है यदि ए अनुपात बी यहाँ पे दिया गया, बी अनुपात सी यहाँ पे दिया गया, तो ए अनुपात सी का मान जो है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। मैंने आपसे क्या बताया कि सबसे पहले आप इसे लिख लो, ए अनुपात बी, अर्थात 3 अनुपात यहाँ पे लिख सकते हैं 4, फिर 4, अब बी अनुपात सी दिया है कितना, ये दिया है हमें 8:9। हम इधर बढ़ाएंगे 4 को और इधर बढ़ाएंगे 8 को, क्योंकि यही खाली है। इसने कहा ए अनुपात सी निकालो, ए अनुपात सी मतलब बी वाले से तो हमारा कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, बी वाले को हटा दो। यहाँ से देख लो, अगर हम देखेंगे तो 8 तरीका 24 और ये हो जाएगा 9 चौका 36, यही तो होने वाला है। अब यहाँ से 12 के पहाड़े में 12 दूना का 24 और 12 तिहाई 36, अर्थात 2:3 हमारा राइट उत्तर बन रहा है। 12 के पहाड़े में हम इसे काटेंगे 12 और 36 को, तो ये होता है 2:3। अब मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर प्रश्न टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे ए किसी काम को 10 दिनों में और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये तो मुझे लगता है कि ये हलवा प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम हॉल में। जैसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे उनका 15 क्वेश्चन सही हो जाएगा। जितने भी लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे वो मैथ में 15 आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो 10 प्रश्न हैं वही आपको सिलेक्शन दिलाता है। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हो, तो ये 10 क्वेश्चन का तैयारी करना है आपको। 15 क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है, ये 10 क्वेश्चन अगर आप डेली क्लास कर लेते हो सुबह शाम दोपहर, तो आपको 10 क्वेश्चन जो आपके लेवल का आता है जिसमें लोग फंसते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे जो है देखिएगा, इसने कहा ये तो हलवा प्रश्न है, मुझे लगता है सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया है कि ये 10 दिनों में काम करता है और बी जो है ये 15 दिनों में काम करता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 30। 10 के पहाड़े में 30 कितने मर्त में आता है, 10 3 30, और 15 के पहाड़े में 30 कितने मर्त में आता है, 2 मर्त में। मुझसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि दोनों मिल जाए। तो देखिए ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, अर्थात ओवरऑल काम देखेंगे तो ये काम कर देंगे 5, ए और बी मिलकर टोटल काम कर देंगे 5। हमसे टोटल काम कराना है 30, 30 में 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरीके के आप गलती करोगे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्नों में आप गलती करने वाले हो, क्योंकि प्रश्न तो काफी ज्यादा लाजवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है चाल, दूरी और समय से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने। चाल, दूरी और समय हमसे कह रहा है कि यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगा। यह प्रश्न कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन जिन्होंने मेरे क्लास कर रखा है उन्हें तो मुझे लगता है कि अब तक आंसर आ गया होगा। जिनका आंसर आ गया है बिल्कुल आप लोग थम्स अप का मैसेज जरूर करिएगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए कि आपके एग्जाम किस तारीख को पड़ा है। एग्जाम आपके किस डेट को है भाई साहब, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे किस तारीख को है, उसके लिए हम पहले से ही बेस्ट आपके लिए क्वेश्चनों के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए सबसे पहले ये खंभा है, तो अगर ट्रेन को इसको पार करना है तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है कि ट्रेन जो है खुद की लंबाई को पार करेगी, खंभा को पार करना है अर्थात ट्रेन खुद को पार करेगी। तो हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी हमें जाना है 180, 180 दूरी है, बट्टा स्पीड कितना है हमें, चाल, चाल कितना है यहाँ पे 72 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पे मीटर है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा 5/18 से गुना। तो 5 और 18 नीचे लिखना है तो हम लिख देंगे ऊपर। अब यहाँ से आप बना लो 18
चौका 72, ये 4 के पहाड़ में 4 चौका 16, 4 पचे 20। कहीं पे गलती हो गया क्या भाई साहब? 180 हो गया, ठीक है। और 18 चौका 72, ये भी ठीक है। एक बिजली के खंभे को कितने समय पार करेगा? सेकेंड में बताना है। अच्छा जी, तो ये तो हो जाएगा 11 4 44, 11.25 सेकेंड लगेंगे यहाँ पे। भाई साहब 18 किलोमीटर पर 5/18, 1 मिनट, इसे हम लोग थोड़ा सा अलग से चेंज करते हैं। ये 72 किलोमीटर पर घंटा है, हम इसे सेकेंड में लाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ये तो होता है ना। ये 4 हो जाएगा, 4 पचे 20। हमें अब देखिएगा यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल गया चाल, और यहाँ पे दूरी दिया है, तो ये हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। भाई साहब 9 दूना 18, हमने कहीं गलती किया था क्या यार? उसमें भी आने जाना चाहिए, 9 सेकेंड आ जाना चाहिए, कहीं पे गलती हो गया था। अगला प्रश्न आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज वाला। 5,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, और जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बताया है अंतर वाला फॉर्मूला। जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो डेली क्लास कर रहे हैं, वो ऐसे प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। जैसे फॉर्मूला जिनको भी याद होगा वो बेहतर तरीके से बेहतर करेंगे। हमने लिख रखा है यहाँ पे कि P गुणे R/100 गुणे R/100, ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने रखा होगा अंतर वाला। P का वैल्यू है 5,000 गुणे R का वैल्यू है 10%, अर्थात 10/100 गुणे 10/100। अब इसी को सॉल्व कर लो आप। ये जो है 2 जीरो से ये 2 जीरो वाला कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचेगा कितना हमारा? 50 रुपए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर होगा वो 50 रुपए का होगा। मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। देखिएगा पेपर में हर एक टॉपिक से प्रश्न आएगा। जिन जिन टॉपिकों को मैं करा रहा हूँ आप उसे नोट कर लो, या डेली क्लास कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीडीएफ ले लो। पीडीएफ आपको पता है कि पीडीएफ कहाँ पे मिल रहा है? आपके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और नहीं तो आप हमसे मैसेज पे संपर्क कर सकते हैं। इस ये मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज करिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं जिनको बेहतर करना है तो कहीं ना क्लास का पीडीएफ ले लो और आप जो है उसे रिविजन करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 12 मसा है और इनका लॉसा 72 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। मैंने फॉर्मूला इसका बता रखा है कि इसका फॉर्मूला क्या कहता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या और गुणे होता है दूसरी संख्या, यही तो होता है। आपका एलसीएम कितना होता है? 12, एचसीएफ कितना होता है? 72, बराबर पहली संख्या है 24, तो दूसरी संख्या क्या होने वाली है ये हमें बताना है। यहाँ पे देखिए 24 तिया 72 होता है, 12 तिहाई 36 हो जाएगा हमारा दूसरा संख्या। आप आसानी से इसे कर सकते थे, आप आसानी से ऐसे प्रश्न को उड़ा सकते हो अगर आपने बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, तो आप एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की जो है हानि होती है, 20% का लाभ कमाना है हमें, तो इस वस्तु को कितने में बेचा जाए? ये कहीं ना कहीं आप लोगों को खास बनाता है। जो मेरे दोस्त ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता भी है, क्योंकि नॉर्मल मैंने अभी बताया कि आपसे नॉर्मल प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में, लगेगा कि बहुत इजी प्रश्न है, पर आपके जो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं वही सिलेक्शन वाले होते हैं। 15 क्वेश्चन सभी लोग करके आएंगे जिससे कोई फायदा नहीं होगा, आप भी करके आओगे, पर 10 क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ। आप डेली क्लास कर लो, 100% आप बेहतर करोगे। मैंने देखा यहाँ पे कि 450 रुपया है बेचा गया है, तो 10% का हानि हो गया।
मतलब मुझे पता करना पड़ेगा कि मैंने खरीदा कितने में था, मुझे तो हानि हुआ है, मतलब कम में मैंने बेचा है। अर्थात 90 रुपया में बेच दिया है कितने वाला सामान, 100 रुपया वाला, तभी तो 10% का हानि हो जाएगा। अगर 100 रुपया का मैं खरीदूं और आपसे 90 रुपया में बेचता हूं तो मुझे हानि होता है 10% का। अब यहाँ से काटेंगे 9×5=45, 5 से गुणा करेंगे 100 में, तो ये हो जाएगा 500। 500 हो जाएगा। इसने कहा है कि 20% का लाभ कमाना है, हमें जो है 20% का लाभ कमाना है, तो ये हो जाएगा 500 गुणे 120/100, क्योंकि अगर 100 रुपया का हम खरीद रखे हैं किसी सामान को तो बेचेंगे कितना में, 120 में बेचेंगे, तभी तो 20% का हमें लाभ होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12×25=60। मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न को सोल्व कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी, इस वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूले पता हो तो मुझे लगता है कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है 7, तो इसका स्क्वायर करो या 7 लिख दो, यहाँ से काट दो, 7×2=14, 7×2=14 और 1=15। मुझे नहीं लगता है कि आप भी गलती करने वाले हो। ऐसे प्रश्नों में आप किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे क्योंकि बहुत ईजी था और आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग यहाँ पे दिया है 50 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया 3:1 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे फंसाया जा रहा है, आप यहाँ पे फंसोगे। ये प्रश्न है थोड़े से लेवल वाला। कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। अच्छा जी, पुत्र की वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करना है। देखिए सिंपल तरीका है, यहाँ पे हम दो लोगों को मिलाएंगे तो 50 वर्ष के होंगे। एक है फादर तो एक है सन। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको पता है। हम ऑप्शन में अगर चलेंगे, वर्तमान एज मान लेते हैं किसका, किसका पूछा गया, पुत्र का, तो ये सारे के सारे ऑप्शन पुत्र वाले हैं, मतलब इसका 10 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, इसका ये हो जाएंगे भाई साहब 40 वर्ष के, तभी तो दोनों मिला के 50 वर्ष के होंगे। इन दोनों का योग दिया है 50, तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से समझ गए। इसने कहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:1। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष में ये 10 का है तो 5 वर्ष बाद 15 का होगा, ये कितना का हो जाएगा 45 का हो जाएगा। 5 वर्ष मतलब इसमें भी 5 वर्ष जुटेगा और इसमें भी 5 वर्ष, ये कटेगा, इसका अनुपात निकालेंगे तो ये 3:1। देख लो यहाँ पे 3:1 दिया गया, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से ऑप्शन से ही कर सकते थे। आप ऑप्शन को ही देखकर बनाओगे तो आसानी से बन जाता है, पर आपके तरीके भी जो भी हैं उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, मानकर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आंसर से हमें वहां से। अगला औसत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 18 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे औसत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, आप समझिएगा। यहाँ पे आप, इसने कहा है कि 5 संख्याएं हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। इनका औसत है 20, तो हम टोटल योग निकालेंगे तो 20×5 हो जाएगा 100। पर इसने क्या किया है, कंडीशन रखा है भाई साहब, इसने कहा है कि इनमें से एक संख्या हटा दी गई, मतलब संख्याएं हो जाएंगी 4, तो औसत हो जाता है 18। औसत घट गया, जब एक संख्या हमने हटा दिया तो यहाँ पे औसत हो गया 18, तो 18 चौका कितना हो गया 72। मतलब अब जो है इन संख्याओं का योग 72 हो गया। 4 संख्या मिलकर 18 है, 5 संख्या मिलकर 100 है, तो हमें चौथा जो एक संख्या जो हटाए हैं उस संख्या को वैल्यू बताना है, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा वह संख्या 28। मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे कि वह संख्या जो है हमने 28 को हटा रखा है, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। इस बार थोड़े से अलग है, मैं फिर कह दे रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि क्लास आपके लिए है, आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है, तो एक लाइक आपसे हम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि एक लाइक आप बना दो, मुझे एक लाइक दे दो, ताकि अगला क्लास इससे भी बेहतर हम आपके लिए लेकर आए। समझेंगे। इसने कहा है कि ए भाई साहब एक जो है टंकी है, ये 12 घंटे में भर सकते हैं। एक नल ए है जो किसी टंकी को 12 घंटा में भरता है, ठीक है, तथा नल बी 18 घंटे में खाली कर सकता है। भाई साहब बी वाला खाली कर रहा है, उसको जो नल भर रहा है टंकी को, तो टंकी खाली होने में 18 घंटा लगा रहे। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए, इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ये भर रहा है ये खाली कर रहा है, इन दोनों को हम लोग अगर एक साथ चालू करते हैं तो कितना समय लगेगा भरने में। हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 36। 12 के पहाड़ में 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। मतलब हम यहाँ पे ये समझ गए कि ये तो खाली कर रहा है और ये भर रहा है। मतलब हमने देखा 1 घंटे में 3 ए भर रहा है तो बी जो है 2 खाली कर देगा, तो बचेगा उसमें टंकी में कितना पानी, 1। हमें टंकी कितना भरना है, 36, और उसमें 1 से भाग देंगे, ये हो जाएगा हमारा 36 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है घात और घातांक से रिलेटेड प्रश्न है। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 D2 का मान क्या होगा, बताइएगा। अब ये जो है प्रश्न कहीं ना कहीं आपको जो है बेहतर बनाएगा। ऐसे प्रश्नों में आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो, पर थोड़े से अगर ध्यान दोगे तो आप ऐसे प्रश्नों में कभी नहीं फंसोगे। जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न हो, अंडर रूट में अंडर रूट में अंडर रूट में इस तरीके से, तो आपको जो संख्याएं दी गई है उसका फैक्टर निकालना है। तो हम इसे अगर 3 से काटते हैं तो 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे अक्षर चुनना जिनके बीच का अंतर 1 हो, जैसे 3 और 4 में गुणा करोगे तो इनके अंतर कितने हो जाएंगे, 1, यही सही है। तो अब यहाँ पे अगर हम ये नहीं कि 6 और 2 भी तो 12 होते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 नहीं होता, ऐसा फैक्टर नहीं लेना है, हमें फैक्टर लेना है जिनके बीच का अंतर 1 हो। अब यहाँ पे अगर प्लस दिया है, यहाँ पे जैसे कि प्लस दिया गया तो प्लस में हमेशा बड़ा वाला इसमें का उत्तर हो जाता है, अर्थात 4 हो जाएगा। और यहीं पे अगर माइनस दिया होता, माइनस यहाँ पे बीच में, तो हम यहाँ पे छोटा वाला अक्षर को जो है उत्तर बताते। तो बिल्कुल ही सिंपल है लॉजिक, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो, थोड़े से आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम जो है 36% अंक की आवश्यकता है। एक छात्र ने 113 अंक लिया और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। देखिएगा यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक छात्र फेल हो गया है और उसने जो फेल हुआ है वो लाया है 113 अंक, जबकि 85 अंकों से वो भाई साहब फेल हुआ है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, आप सिंपल तरीके से समझ लो कि मेरे पास 36% अंक जो है लाना है, ठीक है, 36% अंक, तो हम पास हो जाएंगे। पर इसमें कंडीशन ये हो गया कि मेरा आ गया 113 अंक और मैं हो गया 85 अंकों से फेल, 85 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर मैं 113 में 85 अंक जोड़ देता तो मैं पास हो जाता, और पास होता तो कितना परसेंट आता, 36% आता। इसको जोड़ लो, 8 5 3 8, और ये हो जाएगा 198। अब 36 के पहाड़े, 8 से 48, 8 तरीके 24, नहीं, ये किसके पहाड़ में आएगा भाई साहब, 6 के पहाड़ में आ रहा है क्या, 6 के पहाड़ में इसको काटोगे 36 18, 36 18, अर्थात ये आएगा इसको 2 से काट दो, इसको 3 से काट दो, तो ये 11/2, 11/2 आ गया। अब हमें कह रहा है कि टोटल अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कितने अंकों का होगा, 500% का हो जाएगा, 100% का टोटल परीक्षा होगा तो 5 से 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55। हमारा जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 550 नंबरों का ये पेपर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नाव और धारा से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत खास प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा एक नल की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है
तो धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर की दूरी जाने में नाव के द्वारा कितना समय लगेगा। अब ऐसे प्रश्न ही आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में जो है परेशान करते हैं। धारा वाला जो है आपको समझ में नहीं आता है। जैसे अगर मान के चलिए हम इधर से चल रहे हैं, ठीक है, और पानी इधर से चल रहा है, तो हम जब इधर से आएंगे तो पानी के दिशा के विपरीत दिशा में, पानी अगर इधर से बह रहा है तो हमें जो है यहाँ पे जाने में कठिनाई होगा। लेकिन पानी इधर से बह रहा है और हम भी इधर से जाएंगे तो पानी हमें क्या करेगा, धक्का देगा और हमारा स्पीड बढ़ा देता है। इसलिए कंडीशन ये होता है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं अगर उसी तरफ पानी है तो हम इसमें क्या करेंगे, धारा के ऐड कर देंगे, और विपरीत जाएंगे तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पानी हमें धक्का देके स्पीड कम कर देगा। बात अब आपको समझ में आ गया होगा। इसने कहा कि जो है नाव की जो चाल है 10 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर। अनुकूल का मतलब होता है जिधर पानी बह रहा है उधरे हमको जाना है, तो 10 3 हो जाएगा 13 किलोमीटर पर घंटा। हम जिधर जा रहे हैं उधर का बात हो रहा है। इसने कहा है 52 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी है 52 और बटा है चाल हमारा 13, तो 13 चौका 52। मुझे लगता है 4 घंटा आपके जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट उत्तर है वो सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है। मैंने ऐसे प्रश्न आपको करा रखा है, ये प्रश्न खुद ही करा रखा है, यही प्रश्न था, ये रिपीटेड में आ गया है। मैंने 2-3 दिन पहले जो मैथ वाली क्लास रखी थी उसमें ये प्रश्न आपको बताया था। किसको किसको याद है कमेंट बॉक्स में एक बार बताने की कोशिश करो। क्या इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है भाई साहब, मैंने पढ़ा रखा है। इसके फॉर्मूले मैं बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस मैंने लिखवाया था 2, ए स्क्वायर माइनस 2। अब तो आप बना लोगे। ए स्क्वायर मतलब अब आपको समझना है कि ए स्क्वायर मतलब हुआ क्या। यहाँ पे सारा हिंट मैं दे दिया हूँ, अब आप कर सकते हो। देखिएगा अगला प्रश्न साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज का वार्षिक दर क्या है, मतलब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अगर मेरे पास 1 रुपया है तो ये जो है 2 रुपया हो रहा है, मतलब 2 गुना, मतलब 2 रुपया, मतलब 1 रुपया है आपके पास तो ये 2 रुपया हो जा रहा है कितने दिनों में, तो 8 वर्षों में। तो हमारे पास मूलधन 1 है और समय 8 है, 1 से 2 हुआ है तो ब्याज कितना रुपया हमें देना पड़ रहा है 1, क्योंकि 1 रुपया हमारा खुद का था और 1 रुपया ब्याज मिला के हमने टोटल जो है दिया है 2 रुपया। तो टोटल वैल्यू हमें पता है, ये क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर, दर तो हमें पता नहीं है, और बटा में हो जाएगा 100, और ब्याज, ब्याज बराबर ही सूत्र होता है, ब्याज बराबर, ब्याज हमें 1 रुपया है तो 1 गुणे मूलधन 1 है गुणे समय है आर है बटा 100। ये अब जो है तिरछा तिरछी गुणा कर लो तो आर बराबर जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगी, ये 100 बटा 8, 100 बटा 8, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 बिल्कुल हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। 12.5% जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 1:1 हो जाए। सबसे पहले हम दूध और पानी को इसमें पता करेंगे कि कितना है। देखिए मेरे पास है 20 लीटर का एक दूध और पानी, मतलब मिल्क और वाटर। इसमें मिल्क कितना है 3, तो वाटर है 1, इसने खुद बता रखा है। तो 3 और कितना होता है, ये हो गया टोटल 4। अब 4 बराबर मान लो कि 20 लीटर है तो x का वैल्यू निकालोगे तो ये 4 पचे 20, अर्थात ये 5 है तो ये 3 चौका 12, 3 पचे 15 है। मतलब दूध हमारे पास 15 लीटर है तो पानी उसमें 5 लीटर है। इसने कहा कि कितना और यहाँ पे पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात, तो पानी हमें कितना मिलाना पड़ेगा, अर्थात दूध तो हमें मिलाना नहीं है तो दूध तो 15 ही रहेगा, और पानी में हमें मिलाना है अनुपात 1 बनाना है तो यहाँ पे अगर हमें 1:1 बनाना है तो ये 15 करना पड़ेगा। 5 से 15 करने में कितना जोड़ना पड़ेगा 10, तभी तो 15 से कट जाएगा तो 1:1 होगा। इसने यही कहा है 1:1 बनाने के लिए, तो हमने 10 लीटर और पानी अगर मिला दिया तो ये 1:1 के जो है मिश्रण बन जाएंगे। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम
20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होने वाला है। तो योगफल का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। योगफल किसी भी संख्या का टोटल 20, n मतलब टोटल संख्याएं कितनी है 20 बट्टे में 2 हो जाएगा। 2a का वैल्यू कितना है, प्राकृत संख्या है मतलब पहला संख्या 1 से ही स्टार्ट है। फिर n-1 इंटू डी मतलब 20 माइनस डी का वैल्यू 1, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है प्राकृत संख्या में, तो ये हो जाएगा 10 और गुणे इधर का हल कर लो 2 और इधर हो गया 19, 19 2 21, 21 में 10 से गुणा करेंगे 210। बहुत आसान है, अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो बहुत आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को कर लोगे। नहीं याद है तो ये प्रश्न भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हार्ड देखने को लगने लगेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि 1000 के अंकित मूल्य वाले वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देने की दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप लोगों से कहा जाए कि कोई वस्तु है भाई साहब, अगर आप खरीदने आए हो तो 1000 रुपये का है, लेकिन आप खरीद रहे हो तो भाई साहब हम आपको क्या करेंगे, 20% का छूट दे रहे हैं, मतलब अगर 100 रुपये का सामान है तो हम आपको 80 रुपये में ही देंगे। फिर अगला ग्राहक बोला भाई साहब ये तो गड़बड़ है, आप और छोड़ दो, ये कम है। तो उसने कहा कि भाई साहब चलिए 100 रुपये की चीज़ है तो मैं आपको 90 में ही दूंगा, 10% और छोड़ दिया। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 8 72, 72 में 10 से गुणा करोगे 720 रुपये में उसे दिया गया। 720 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मुझे लगता है कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुबह में आपको सुबह के 8 AM पे एक पेपर कराया जा रहा है पूरा का पूरा 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का। वहां पे जरूर ही अपना टेस्ट दीजिए और देखिए कि पेपर कैसा आने वाला है आपके एग्जाम हॉल में, और कहीं ना कहीं आपको पेपर देने से आपका जो डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम पेपर आपको वैसा ही आने वाला है। तो मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।